हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद डीएस राजपूत में। और आज अपन बात करने वाले हैं विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र पार्ट 4 में। इस चैप्टर के 3 पार्ट हो चुके हैं और ये चौथा पार्ट है। अपन बेसिक से स्टार्ट करते हुए बहुत आगे तक चलने वाले हैं इस चैनल पे, तो जुड़े रहिए आप हमसे। और कोई भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना है, कोई भी क्वेश्चन आपको करना है ना, तो कमेंट करते रहिए और वीडियो को लाइक तो जरूर करते रहिए, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले बात करते हैं आज की छोटी छोटी मगर मोटी बातों से, ठीक है ना, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक नंबर के क्वेश्चंस वहां से काफी हद तक बन सकते हैं। तो कुछ शॉर्ट नोट आपके लिए मैंने निकाला है, तो वो आज मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो उस पॉइंट में सबसे पहले क्या है, हम लोग बात करने वाले हैं कि जो मोस्ट पॉइंट हैं, उनमें सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, हालांकि वो सारी चीजें हो सकता है आपको पता हो, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे पहला पॉइंट है आपका आवेश का। सबसे पहला पॉइंट किसका है? आपका आवेश का। हालांकि आवेश क्या है मैं आपको पहले पार्ट में बता चुका हूं, फिर भी एक छोटा सा क्विक रिवीजन है 5-10 मिनट का, वो मैं बनाया हुआ है ये पूरा, तो देख लेते हैं अपन, ठीक है ना। तो आवेश क्या है, मैंने आपको बताया था कि विद्युत आवेश जो है ना पदार्थ का वह गुण है। विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या अनुभव करता है, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया? आवेश। फिर सेकंड पॉइंट ये है, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या बताया था मैंने आपको? पहला बताया था, सबसे पहला हमने बताया था पॉजिटिव आवेश, धनात्मक आवेश, और दूसरा था आपका निगेटिव आवेश, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट ये होता है, बताया था मैंने आपको, समान प्रकृति के आवेश है ना। ध्यान से सुनना, ये हमने आपको प्यार और दुश्मनी करके एक छोटा सा पॉइंट बताया था फर्स्ट पार्ट में। जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं ना, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ध्यान से सुनना, समान प्रकृति का मतलब क्या हुआ? मान लो कि प्लस के या माइनस के जो आवेश है ना, इनके बीच क्या होगा? इनके बीच होगा प्रतिकर्षण। इनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण। एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो इनके बीच क्या होगा? आकर्षण। तो यहां से पॉइंट क्या बना? यहां से पॉइंट बना कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। हमने आपको समझाया था कि प्लस माइनस में दुश्मनी और प्लस माइनस में प्यार। फिर हाँ, एक जो पॉइंट है ना इसके बाद वाला, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4 हम आपको बता देते हैं। पॉइंट नंबर 4 ये है, ये प्लस चार्ज हो, प्लस हो माइनस हो, कोई भी हो, ये कोई चार्ज है और ये रुका हुआ है, रेस्ट पे है, मतलब v वेक्टर जो है ना आपका क्या है? 0। v वेग है, v क्या है? वेग है, और ये आवेश रुका हुआ है। तो ये जो आवेश है वो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। रुका हुआ आवेश अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र को E से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? E से, ठीक है ना। तो रुका हुआ आवेश क्या उत्पन्न करेगा? E मींस विद्युत क्षेत्र। और यही आवेश अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगे, कांस्टेंट का मतलब समझते हो? नियत वेग से चलने लगे, यही आवेश अगर नियत वेग से चलने लगे, तो ये अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को E से दर्शाते हैं और चुंबकीय क्षेत्र को B से दर्शाते हैं। तो अगर कोई आवेश नियत वेग से चलना स्टार्ट कर दे, तो
तो वो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि यही आवेश अगर जो है ना आपका नियत वेग से ना चले, कांस्टेंट वेग से ना चले। कांस्टेंट वेग का मतलब ये है, नियत वेग ना चले इसका मतलब ये कि उसका वेग लगातार बढ़ता जाए, उसमें त्वरण आ जाए। क्या आ जाए? उसमें त्वरण, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा? तो ये होगा कि ये अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करेगा। ओके, बहुत मोस्ट पॉइंट है। फिर इसके बाद धनात्मक कोई भी वस्तु है उस पर धनात्मक आवेश का मतलब क्या होता है पता है क्या आपको? धनात्मक आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी, और ऋणात्मक आवेश का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उस पे। कोई वस्तु है अगर वो धनावेशित है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और ऋणावेशित है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ओके, अगला पॉइंट है आपका, हाँ, एक कूलम बराबर हमने आपको लिखा था 3 × 10⁹ ESU। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट नाम है इसका, और इसको हिंदी में स्टैट कूलम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्टैट कूलम, ठीक है ना। और एम कूलम EMU में हमने बताया था आपको 1/10 EMU। EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ओके, हाँ। फिर इसके बाद अगला जो पॉइंट है आपका वो है कि जो आवेश है ना, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? फैराडे है। और एक फैराडे बराबर क्या होता है? एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। एक फैराडे बराबर क्या होता है? 96,500 कूलम, ठीक है ना। हाँ, एकदम सही चल रहा है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इसको जल्दी से नोट कर लो आप, ये काम की चीजें हैं। अगला पॉइंट ये है आवेश संरक्षण का नियम हमने आपको बताया था। तो आवेश संरक्षण के नियम में हम लोग क्या सीखते हैं कि आवेश, भैया आवेश को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या होता है भैया? आवेश को हम ना नष्ट कर सकते हैं ना उत्पन्न कर सकते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? आवेश संरक्षण का नियम। हाँ, आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। याद रखोगे तो ठीक है। फिर इसके बाद का पॉइंट है, हमने आपको बताया था एक फॉर्मूला बताया था, m बराबर m0/√v²/c²। हमने आपको ये बताया था कि ये फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। है क्या ये? जब द्रव्यमान जो है ना बहुत तेज स्पीड से गति करे, जब आपकी गाड़ी जो है, गाड़ी छोड़ो, गाड़ी इतनी तेज नहीं दौड़ सकती, मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन है किसी मशीन गन से निकला है, जैसे साइक्लोट्रॉन है। साइक्लोट्रॉन आपको पढ़ने को मिलेगा 7 के चैप्टर में। और वहां साइक्लोट्रॉन एक ऐसी मशीन है जिससे हम धनावेशित, भारी धनावेशित कणों को क्या करते हैं? बहुत ज्यादा स्पीड देते हैं। तो जब ये आवेश होते हैं या कोई भी कण हो जिस पे द्रव्यमान हो और उसकी बहुत ज्यादा स्पीड हो जाए, जिस पे द्रव्यमान हो उस पे बहुत ज्यादा स्पीड हो जाए, तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। यस, हमने आपको बताया था, ये कुछ सुनने में अजीब सा लगता है लेकिन है। क्या है? जब अपन किसी भी द्रव्यमान वाली वस्तु को बहुत ज्यादा स्पीड दे देते हैं तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है ये फॉर्मूला आपको बताना है, ठीक है ना। m क्या है? m वस्तु का द्रव्यमान है, कब? जब वस्तु गति कर रही है। और m∗0 क्या है?
वस्तु का द्रव्यमान है जब वस्तु रुकी हुई हो, इसको बोलते हैं विराम द्रव्यमान। और v क्या है, वस्तु का वेग, और c क्या है, प्रकाश की चाल। c क्या है, प्रकाश की चाल। ओके, ये फॉर्मूला याद रखना। फिर इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है भाई। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस के 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। और हमने ये भी बताया था कि न्यूमेरिकल में ये जो चिन्ह है ना वो ध्यान से रखना है। अगर सदिश वाले फॉर्मूले हैं तो चिन्ह सहित रखना है, और परिमाण वाले फॉर्मूले हैं तो धनात्मक रखना है, माइनस नहीं रखना। अब आपको सदिश वाले फॉर्मूले क्या होते हैं, तो जिनके ऊपर वेक्टर लगा हो, तीर लगा हो जिनके ऊपर, ठीक है ना, तो वो सदिश वाले फॉर्मूले होते हैं। और जिनके ऊपर तीर ना लगा हो वो परिमाण वाले फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना। अब कुछ अदिश राशियां होती हैं जिनके ऊपर कभी भी वेक्टर नहीं लगता, तो उनके फॉर्मूले में आवेश का मान हमेशा चिन्ह सहित रखा जाता है। ये हम आपको धीरे धीरे करके न्यूमेरिकल में पॉइंट टू पॉइंट बताते चलेंगे। ओके, फिर अगला जो पॉइंट है कि अगला पॉइंट नहीं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, एक सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं कि उस पर 10⁻⁷ कूलम का आवेश आ जाए। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, क्या है भाई कि एक सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं। क्वेश्चन लिख लिया करो, काम की चीजें बता रहा हूं मैं आपके लिए। एक सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं, ध्यान से सुनना। एक सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं कि उस पर 10⁻⁷ कूलम का आवेश हो जाए। अब इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि आवेश धनात्मक होगा, क्योंकि जब हम किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस वस्तु पर कैसा आवेश आता है, धनात्मक आवेश आता है। ओके, तो ये Q का मान हो गया 10⁻⁷ कूलम, ठीक है ना। हमने आपको Q बराबर Ne ये फॉर्मूला पढ़ाया था, इसमें हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, तो N बराबर Q/E। तो N बराबर Q की जगह क्या रखोगे 10⁻⁷, E की जगह 1.6 गुणा 10⁻⁻19, ठीक है ना। इसको और हमने कैसे बताया था कि 10⁻⁻19 ऊपर जाएंगे तो घातें प्लस की हो जाएंगी, तो ये 7 घट जाएंगे इसमें से, तो 10⁻12 बचेगा, वो भी किसका, प्लस का। ये दशमलव यहाँ से हटेगा तो ऊपर 10 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 10। एक घात यहाँ से ले लो तो यहाँ 100 हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 10⁻11, और बटे में कितना 16। डिवाइड करोगे 100 में 16 का तो भाग लगा लोगे ना, तो ये बचता है 6.25 गुणा 10⁻11 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इतने इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो उस पे इतना आवेश हो जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक आपको ये समझ में आएगा। तो ये थी बेटा आपकी छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर अपन एक छोटा सा न्यूमेरिकल डेरिवेशन कर लेते हैं, और वो डेरिवेशन क्या है, वो डेरिवेशन है जो हमने कूलाम का नियम सीखा है ना, थर्ड पार्ट में जो हमने कूलाम का नियम सीखा है, उसका सदिश निरूपण करते हैं। क्या करते हैं, उसका सदिश निरूपण इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और बायोलॉजी वाले बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो वेक्टर वगैरह उनको कम आते हैं, मैथमेटिक्स कम आती है। तो ध्यान से सुनोगे समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, और टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को पूरा देख लिया करो, ठीक है ना। इसको जल्दी से नोट करो, मिटा दूं मैं इसको। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं, मिटा दूं इसको, नोट कर लिया, ओके। और लाइक और कमेंट करते रहा करो, उससे हमें पता चलता रहेगा कि भाई आप लोग वीडियो देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, ठीक है ना। हाँ, लाइक और कमेंट तो रुकने ही नहीं चाहिए भाई, लाइक और कमेंट रुक जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं रहेगा आपकी सेहत के लिए, हमारी सेहत के लिए। अब ये देखो, लाइक और कमेंट ऐसे समझो कि हमारे लिए क्या है, मेडिसिन है, जिनको हम खाते खाते हाँ आपको पढ़ाते रहेंगे। अब यहाँ देखो
हेडिंग क्या है आपकी? हेडिंग है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ओके, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। अब ये सदिश निरूपण है क्या, समझो। कभी भी किसी भी चीज का सदिश निरूपण करना हो ना तो कार्तीय तल पे किया करो। कार्तीय तल आपने 9th में पढ़ा होगा गणित में, x अक्ष होते थे, y अक्ष होते थे, पढ़े ना, मूल बिंदु होता था। हाँ बिल्कुल पढ़े होंगे। देखो ऐसे जैसे मतलब कि ये कार्तीय तल आपने ले लिया, ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया, ठीक है ना। हाँ, और ये आपका क्या हो गया, मूल बिंदु 0 0। ओके, अब इस पे देखो, मान लो कि एक आवेश ये है Q1। आपको पता है कूलाम के नियम में 2 आवेश होते हैं और वो दोनों आवेश कैसे होते हैं, बिंदु आवेश। बिंदु आवेश समझते हो ना, वो छोटे छोटे आवेश जो बिल्कुल बिंदु की तरह दिखते हो। और हमेशा याद रखना कि कूलाम का नियम हमेशा बिंदु आवेशों के लिए ही लगता है। बड़े बड़े आवेश हो जाएंगे तो कूलाम का नियम नहीं लग पाएगा, फिर हमें बड़े बड़े आवेशों के क्या करने पड़ते हैं, टुकड़े करने पड़ते हैं, उनको बिंदु आवेश में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर सभी बिंदु आवेशों के रिजल्ट्स निकालने पड़ते हैं, फिर उनको जोड़ना पड़ता है, दिशाएं वगैरह, बहुत ज्यादा झंझट है। इससे बचने के लिए हम लोग आगे पढ़ लेंगे गाउस लॉ, गाउस का नियम, ठीक है ना। लेकिन याद रखना कूलाम का नियम हमेशा बिंदु आवेशों के लिए ही लगता है। ओके, तो हमने यहाँ पे एक बिंदु आवेश ले लिया Q1 और इस Q1 बिंदु आवेश का जो स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश है वो R1 वेक्टर है। स्थिति सदिश का मतलब होता है जो पॉइंट की स्थिति बताता हो, पोजीशन वेक्टर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है ना। और सेकंड आवेश हमने ले लिया Q2 और इसका स्थिति सदिश कितना है, R2 वेक्टर। इस पॉइंट को हमने मान लिया A, इस पॉइंट को मान लिया B। ये जो Q1 आवेश है ना, ये Q2 आवेश को क्या करेगा भाई, प्रतिकर्षित करेगा, बल लगाएगा। Q1 आवेश Q2 आवेश पर बल लगाएगा और उस बल को हमने क्या नाम दिया था, F21 वेक्टर। F21 वेक्टर का मतलब क्या होता है, F21 वेक्टर का मतलब होता है कि दूसरे आवेश पर बल पहले आवेश के कारण। ओके, फिर इसके बाद ये जो Q2 है ना, ये Q1 पे बल इधर लगाएगा, इसको हमने क्या नाम दिया था, F12 वेक्टर। ओके, हाँ, अगर हम F21 निकालेंगे ना तो हम इधर से Q1 से Q2 की तरफ आएंगे तो ये जो A और B है ना, AB का स्थिति सदिश हो जाएगा आपका R21 वेक्टर। और अगर अपन F12 निकालेंगे तो B से A की तरफ चलेंगे तो इसका स्थिति सदिश हो जाएगा R12 वेक्टर, ठीक है ना। ये इसके लिए, ये इसके लिए। अब ध्यान से सुनो, अगर आपने वेक्टर पढ़ा है ना, सदिश पढ़ा है 11वीं में, तो वहां एक त्रिभुज नियम होता है। ये पॉइंट O डाल दो तो हम यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज OAB में, ठीक है ना। त्रिभुज नियम क्या होता है समझो, O देख रहे हो ना, ये O है और ये B है, तो अगर हम OA वेक्टर में, OA वेक्टर OA वेक्टर में AB वेक्टर जोड़ें, क्या जोड़ें, AB वेक्टर जोड़ें, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, OB वेक्टर के। किसके बराबर हो जाएगा ये, OB वेक्टर के। ओके, हाँ, अब OA वेक्टर कितना है, R1 वेक्टर, अब AB वेक्टर कितना है, R21 वेक्टर, और OB वेक्टर कितना है, R2 वेक्टर। तो R21 वेक्टर कितना निकलेगा, R2 माइनस R1। ये R21 वेक्टर कितना आ गया, R2 माइनस R1। इसी प्रकार ध्यान से सुनना, इसी प्रकार R12 वेक्टर कितना आ जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। बहुत अच्छा टॉपिक है, एकदम परफेक्ट हो जाएगा। आज अगर आप इसको पूरा देख लोगे ना तो आप खुद ही कहोगे कि हाँ सर, अब ये वाले टॉपिक में हमें किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने क्यों किया, ये हमने इसलिए किया क्योंकि आगे चल के हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ओके, अब यहाँ देखो कूलाम का नियम क्या कहता है,
कूलाम का नियम कहता है F बराबर होता है K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये कूलाम का नियम है। अगर हम इसका सदिश रूप लिखें तो हमने तुम्हें बताया था F वेक्टर, तो यहाँ क्या लग जाएगा R कैप। R कैप क्या है? इकाई सदिश है जिसका परिमाण कितना होता है? 1 होता है। मापांक कितना होता है? 1। ओके, हाँ। अब यहाँ कुछ फॉर्मूले हैं जो वेक्टर के हैं। 11वीं में आपने अगर पढ़े होंगे ना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से सुनो, देखो कैसे। आप ऐसे समझो, ये ए वेक्टर है। क्या है ये ए वेक्टर है। अगर हम इसका मापांक कर देंगे ना तो ये ए आ जाएगा। ये मैथमेटिक्स का है। गर्मी बहुत हो रही है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप तो बस पढ़ते रहो और अपनी कमेंट करते रहो कि आपको पढ़ना क्या है। हालांकि हम तो सीरियल से चल ही रहे हैं, शुरू से लेकर एंड तक चलेंगे अपन। और अपना टारगेट ये रहेगा कि अभी जून स्टार्ट हुई है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक अपन पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे इस चैनल पे। ओके, तो इस ए वेक्टर का मापांक ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ स्क्वायर कर लें तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। वैसे ये आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं के Q1 Q2 बटे आर वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। हमें पूर्ण उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ये जो आर स्क्वायर है ना, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? आर वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। एक चीज और, ये जो इकाई सदिश होता है ना ए कैप, इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मापांक। ये इकाई सदिश का फॉर्मूला होता है। तो वैसे ये आर कैप जो है ना, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर वेक्टर बटे आर वेक्टर का मापांक। ओके, अब यहाँ देखो, ये पावर कितनी है? 1 और ये पावर कितनी है? 2। तो पावर कितनी हो गई? 3। तो ये हो जाएगा आपका कितना? K Q1 Q2 बटे R वेक्टर के मापांक का Q इंटू R वेक्टर। ये जो है ना, ये कूलाम के नियम का क्या है? सदिश रूप है। क्या है? सदिश रूप। लेकिन हमें सदिश निरूपण करना है। तो सर, सदिश रूप और सदिश निरूपण में अंतर क्या है? कुछ भी अंतर नहीं है। ये पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश के रूप में एक गंदा सा आंसर आपकी किताबों में दिया होता है और बच्चे उससे डरते हैं, समझ गए ना। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ये आपको मैंने थर्ड पार्ट में इतना करवाया भी है, फिर भी मैंने आपको करवा दिया। अब कहानी आपकी आगे शुरू होगी, और वो कहानी होगी क्या? वो कहानी होगी अगर हम इस f की जगह f ना लिखकर हम इनमें से कुछ लिख दें, F21 लिख दें या F12 लिख दें, तो कुछ और ही अच्छा समझ आएगा। F21 वेक्टर कितना होगा? यह देखो, k का मान आपको पता ही है। k का मान क्या लिखाया था? अगर आपको यहाँ दिख रहा हो ना, k का मान हमने आपको लिखाया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक मिनट में कैमरे में देख लेता हूँ, यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ठीक है ना, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो ये k की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये याद रखना, ठीक है ना। ये जब अपन चाहें तो लिख सकते हैं, जब अपन सब अंडरस्टूड होता है, सबको पता होता है। तो चलो, ये जो f है ना, इस f की जगह हमने क्या लिख दिया? F21 लिख दिया। क्या लिख दिया? F21। ओके, फिर इसके बाद k कांस्टेंट है, इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। Q1 Q2 के साथ भी छेड़खानी नहीं कर सकते, मानेंगे गिरा गिरा के, ठीक है ना। हाँ, इसके साथ कर सकते हो। R वेक्टर है ना, तो हम इसकी जगह पे भी क्या लिख सकते हैं? R21 वेक्टर का मापांक का Q और R21 वेक्टर। अब आपको कुछ दिखाई दे गया होगा, अरे सर R21 है, तो R21 की तो वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है। ये हाँ, ये इसीलिए निकाल रखी थी हम लोगों ने कि हमें आगे चल के इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ओके, तो R21 की जो वैल्यू ये है ना, इसको उठा के आपको यहाँ रखना है। तो ये F21 वेक्टर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका K Q1 Q2 बटे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मापांक का Q, और यहाँ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये इसका गंदा सा आंसर हो गया।
ये कब लगाना है, क्यों लगाना है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला सर इसमें क्या खराबी थी जो आप इतना गंदा सा आंसर बता रहे हो हमें, इसमें क्या दिक्कत है, हम तो यही लगाएंगे। ये भी तो कूलाम का नियम है, हाँ ये भी कूलाम का नियम है, ये भी कूलाम का नियम, ये सदिश निरूपण है और ये परिमाण दर्शा रहा है, ठीक है। अरे सर सदिश वाला है तो हम ऐसे ऐसे लगा लेंगे, ऐसे लगा देंगे ऐसे, लेकिन हम पे ये नहीं लगेगा, इतना बड़ा कौन याद रखेगा, रखना पड़ेगा। कैसे, इसके दो फायदे, एक तो ये है कि बोर्ड लेवल पे इसका कभी कभी डेरिवेशन पूछ देते हैं, तो ये इसका पूरा डेरिवेशन है, ठीक है ना। दूसरा फायदा ये है कि कभी भी अगर आपको दो आवेश दिए हों और वो कहाँ रखे हैं और वो बिंदु दिए हों और आपको बल पूछा जाए तो आपका यही फॉर्मूला लगेगा, हम न्यूमेरिकल करके बता देंगे कैसे। दूसरी चीज, अगर आपको 3D वस्तुएं दी जाए, 3D वस्तुएं मतलब जैसे कि क्यूब है, घन जिसको बोलते हैं अपन, और कई सारे जो जमीन से उठे हुए होते हैं जैसे 3D वस्तु होता है, उनमें से अगर कोई सवाल पूछा जाए, आवेश रखे हैं और उनके बीच का बल पूछा जाए तो आपको ये फॉर्मूला बेनिफिशियल होगा बहुत ज्यादा इसकी अपेक्षा, समझिए ना। तो ये एक परफेक्ट फॉर्मूला हो गया। अब आप कहोगे सर F21 किया है इतना सारा करके, क्या F12 के लिए भी ऐसा करना है? कर सकते हो, बट हम करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम हैं दुनिया के सबसे बड़े आलसी आदमी हैं, और दुनिया के सबसे बड़े आलसी आदमी क्या करते हैं, जुगाड़ से काम चलाते हैं, तो हम भी जुगाड़ से काम चला लेंगे, ठीक है ना। हम यहाँ लिखने वाले हैं इसी प्रकार, क्या लिखने वाले हैं, इसी प्रकार, ठीक है ना। कैसे, अब हमें निकालना है F12 वेक्टर, ध्यान से सुनना, F12 वेक्टर। अब यहाँ 21 था तो आप R2 माइनस R1 कर रहे थे, तो यहाँ 12 है तो आप R1 माइनस R2 कर लेंगे और आपका फॉर्मूला एकदम परफेक्ट यहाँ बन जाएगा। R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मापांक का क्यूब और यहाँ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ओके। ये हो गया आपका, ये क्या है, दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण बल, और ये क्या है, पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण बल। अब इसमें इतना ही है, लेकिन छोटी सी चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम, ध्यान से सुनना, अगर हम इनमें से माइनस कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें, ध्यान सुनो, एकदम अच्छी चीज बताने जा रहा हूं आपको। यहां से माइनस कॉमन ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मापांक लगा है, मापांक क्या करता है, माइनस की चीजों को प्लस कर देता है। तो जैसे ये R1 माइनस R2 लिखा है ना, हम इसको R2 माइनस R1 कर लें तो भी इसके मान पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया वो बाहर आ गया, तो अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा आपका R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। और सर ये क्या कर दिया, ये तो हमारा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, ये क्या है, ये यही तो है सर, यही है, तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि F12 वेक्टर किसके बराबर है, माइनस F21 वेक्टर। मतलब क्या हुआ, अगर हम इसके परिमाण कर दें तो इनके परिमाण बराबर हो जाएंगे और दिशा विपरीत हो जाएगी। ऐसा कुछ देखा सा लग रहा है, 11वीं में न्यूटन के नियम में देखा था, न्यूटन के तीसरे नियम में देखा था कि दो बल हैं, परिमाण में समान हैं, दिशा में विपरीत हैं, ऐसा ही कुछ यहाँ निकल के आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो कूलाम का नियम है वो न्यूटन के तीसरे नियम का अनुपालन करता है। इसको जल्दी से पॉज करके, वीडियो को पॉज करके पूरा सा नोट कर लो जल्दी से, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना परफेक्ट है, इतना तैयार कर लेना आप। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। और हाँ, केमिस्ट्री अगर पढ़नी है आपको तो हम आपको बता ही चुके हैं जीविका केमिस्ट्री क्लासेस, ठीक है ना। जीविका केमिस्ट्री क्लासेस, ये स्पेलिंग है जीविका केमिस्ट्री क्लासेस पे आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारे मित्र केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगे वहां जा सकते हो। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।